एक श्याम नाम का लड़का बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि हर दिन उसे अपनी जॉब के लिए बस पकड़कर जाना होता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली भिखारिन लड़की पहुँच जाती है और कहने लगती है कि साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं भूखी हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। देखने में लग नहीं रहा था कि ये भूखी है। श्याम कहने लगता है क्यों फालतू में बातें बनाते हो, कुछ काम धंधा कर लिया करो। लेकिन वो लड़की कहती है कि साहब इतना क्यों भाव खा रहे हो, कुछ दे दो ना। तो यहाँ पर वो मना कर देता कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। फिर यहाँ पर वो लड़की उससे कहने लगती है अगर पैसे नहीं दे सकते तो एक गिलास गन्ने का रस ही पिला दो। दोस्तों यहाँ पर श्याम उसे रस पिला देता है और रस पीने के बाद वो अपने किसी दूसरे ग्राहक को टटोलने लगती है। श्याम अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अगले दिन जैसे ही श्याम दोबारा आता है, ये लड़की दोबारा से श्याम के पास आ जाती है और कहने लगती है कि साहब पैसे तो तुम दोगे नहीं, एक गिलास गन्ने का जूस ही पिला दो। तो यहाँ पर श्याम भड़क जाता है, कहने लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू हर दिन मेरे पास आएगी तो मैं तुझे हर दिन इसी तरह से क्या गन्ने का रस पिलाऊंगा, मैं खुद कमाता हूँ, तू खुद भी कमाने योग्य है, तू कमाया कर। दोस्तों फिर यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है अरे साहब 10 रुपये की तो बात है, कौन सी इतनी बड़ी बात है, पिला दो ना। तो यहाँ पर श्याम उसकी तरफ देखता है और फिर यहाँ पर श्याम को भी दया आ जाती है कि यार चल गन्ने का जो जूस ही तो पी रही है, पिला दे। उसके बाद फिर उसे एक गन्ने का जूस पिला दिया जाता है। अब दोनों फिर अपने अपने कामकाज पर चले जाते हैं। जैसे ही तीसरा दिन आता है वो लड़की इस लड़के को तिरछी निगाहों से देखने लगती है, लेकिन यहाँ पर ये लड़का उसकी तरफ देखकर सोचता है कि यार ये आज तेरे पास क्यों नहीं आ रही। इसे भी लगता है कि इसे आना चाहिए था, इसे जूस पिलाना है। फिर उस लड़की के पास जाता है और पास जाने के बाद कहने लगता है कि क्या आज जूस नहीं पियोगी। तो लड़की कहती है क्या पिलाओगे। तो वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं पिलाऊंगा, आओ चलो पिलाता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो लड़का उसे जूस पिलाता है और फिर यहाँ पर बहुत सारी जीवन की इनकी बातें होती हैं। लेकिन आगे इनके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला था, बहुत कुछ बदलने वाला था, ये किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। दोस्तों जब इनके जीवन में वो बदलाव आता है तो ये बिल्कुल टूट कर रह जाते हैं। क्या थी पूरी कहानी, आपको भी एक बार के लिए भावुक कर देगी। दोस्तों इस पूरी कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली के श्याम कुमार की है, जो एक कंपनी में कामकाज किया करता है। उसे हर दिन बस स्टैंड पर एक लड़की मिलती है, जिस लड़की का नाम दीपिका होता है। उम्र यही करीब 16 साल होती है। दोस्तों जैसे ही तीसरे दिन ये जूस पीने के लिए जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत गहरी निगाहों से देखने लगते हैं और यहाँ पर ये लड़की भी इससे कहती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तो यहाँ पर श्याम कहता है कि तुम इस काम को छोड़ क्यों नहीं देती। तो लड़की कहती है कि मैं छोड़ तो दूं, लेकिन छोड़ने के बाद मैं जाऊंगी कहाँ, क्योंकि मेरे घर वाले भी इसी काम को करते हैं, सभी लोगों का यही काम है, हमारा काम भी मांगना खाना है। ये श्याम यहाँ पर इससे कहता है कि तुम कोई काम धंधा मैं तुम्हारा लगवा देता हूँ, वहाँ पर तुम काम कर लेना। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे अपना सकते हो, मुझे अपने साथ ले चल सकते हो। तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। श्याम भी एक बार सोच में पड़ जाता है कि यार करूं तो क्या करूं। फिर श्याम के दिमाग में आता है कि यार इस लड़की को अपने साथ ही ले ले। फिर उसे वो अपने साथ ले जाता है, साथ ले जाकर फिर मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो सीधे अपने घर अपने गांव पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जब माता पिता इस लड़की को देखते हैं जो सड़कों पर भीख मांगा करती है, उसे ये लड़का अपने घर की बहू बना लाया है। तो यहाँ पर इसे धमकाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इस लड़की को वापस कर दे, इसे वहीं जाने दे, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा, ये लड़की हमारे घर के योग्य है ही नहीं।
तो यहाँ पर ये श्याम कहने लगता है कि मैंने इससे शादी की है, मैं इससे अलग नहीं हो सकता। दोस्तों, घर वाले श्याम को बार बार हिदायत देते हैं, अगर तू इस लड़की को नहीं छोड़ेगा तो तुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो श्याम यहाँ पर इसी निर्णय को लेता है, उस घर को उसी दिन छोड़ देता है और उसके बाद वो बरेली में चला जाता है और बरेली में एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पर रहने लगता है, वहीं पर अपनी जॉब करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, समय के हिसाब से ही ये लड़की गर्भवती हो जाती है और जब ये गर्भवती हो जाती है तो इस सब के बारे में इस लड़की दीपिका के घर वालों को पता चलता है कि इस तरह का एक लड़का है जिसने हमारी लड़की से शादी कर ली है, और गर्भवती के बारे में उन्हें अभी नहीं पता चलता। फिर ये श्याम के घर पर पहुंच जाते हैं और श्याम के घर जाने के बाद श्याम के घर वालों से पैसे मांगने लगते हैं कि तुम्हारे बेटे ने हमारी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर शादी कर ली है, तुम इतने पैसे दे दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ केस बन जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो श्याम के घर वाले हैं वो कहते हैं कि हमने तो उसे बेदखल कर दिया है, तुम यहाँ पर ज़्यादा 3-5 मत करो, यहाँ से भाग जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी बेटी से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, अब इस लड़की के घर वाले यही सोचते हैं कि यार अब किया जाए तो क्या किया जाए। फिर वो उन्हें बरेली के एड्रेस के बारे में पता चलता है, वो श्याम के घर पहुंच जाते हैं, श्याम से कहने लगते हैं कि हमें पैसे दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा देंगे। श्याम को नहीं पता था कि तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। श्याम यहाँ पर कहने लगता है कौन से पैसे दूं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जो श्याम की पत्नी होती है दीपिका, वो भी घर वालों को साफ मना कर देती है। दीपिका की उम्र 16 साल होती है। घर वाले नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपनी बेटी को यहां से बहलाने फुसलाने के जुर्म में और उसके साथ गलत काम करने का पूरा जुर्म इसके ऊपर लगा दिया जाता है। इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पॉस्को एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज होता है, उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, लड़की भी बार बार यहाँ पर यही कह रही थी कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र तुम्हारी मर्जी के लायक नहीं है, तुम्हारी उम्र अभी 16 साल है, तो घर वालों की मर्जी के हिसाब से ही तुम्हें चलना पड़ेगा। दोस्तों, इस लड़के को फिर यहाँ से कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है और कोर्ट के अंदर नवंबर 2021 में इसे 4 साल की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों, 3 नवंबर 2025 को इसकी सज़ा पूरी होनी होती है। इधर जो लड़की होती है उसे घर वाले अपने घर लेकर जाते हैं, लेकिन जब घर वालों को पता चलता है कि ये गर्भवती है तो ये इसके माता पिता भी इस लड़की को अपनाने से मना कर देते हैं, वापस इसे भेज दिया जाता है। अब ये लड़की जाए तो कहाँ जाए, पुलिस वाले भी इसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर पुलिस वाले इस लड़की को एक नारी निकेतन में जाकर वहाँ पर छोड़ आते हैं। दोस्तों, इधर जो ये लड़का होता है ये बार बार परेशान होता रहता, बार बार अपनी पत्नी के बारे में यही सोचता रहता कि अब होगा क्या, तेरी पत्नी को कोई बच्चा हुआ नहीं हुआ, कैसी है, कहाँ है, भीख मांग रही है, क्या कर रही है, बहुत सारे सवाल इसके चेहरे में घूम रहे होते हैं। धीरे धीरे करके 3 साल का समय बीत जाता है, साल आ जाता है 2024। 2024 में जिस जेल में ये लड़का होता है उसमें एक नया डिप्टी जेलर आता है जिसका नाम जितेंद्र प्रसाद होता है। जो जितेंद्र प्रसाद होता है बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है और अच्छी रैंक पास करके वो डिप्टी जेलर बना था। दोस्तों, जेलर बनने से पहले वो एक एनजीओ में भी काम किया करता था और यहाँ आकर भी वो इसी तरह से कामकाज करने लगता है। जो कैदी यहाँ पर परेशान होते हैं, जिनको परेशानियाँ हुआ करती हैं, उनकी ये मदद किया करता और यहाँ पर उनकी सज़ा को भी कम कराने का काम किया करता। तो इसी तरह से ये जो जेल के अंदर कैदी होते हैं उनसे बातचीत कर रहा होता है। जब इस लड़के का नंबर आता है तो इस लड़के से वो पूछता है कि तुम कौन से केस में आए हो, तो ये लड़का कहता है कि साहब पॉस्को एक्ट लगा है मेरे ऊपर। तो यहाँ पर जो डिप्टी साहब हैं जेलर, वो भी भड़क जाते हैं, कहने लगते हैं कि तू तो बहुत गंदा है, तुझे तो जेल के अंदर सड़ना ही चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का भी कुछ नहीं कहता और डिप्टी जेलर इसे दूसरी तरफ मुंह करके वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन यहाँ पर जो डिप्टी जेलर है वो आते हैं, इस लड़के को देखते हैं, इसकी आंखें नम होती हैं, ये रो रहा होता है। तीसरे दिन भी यही होता है, चौथे दिन भी यही होता है और 5वें दिन भी
भी यही होता है। दोस्तों 5वें दिन फिर हार थक कर डिप्टी जेलर इस लड़के के पास आते हैं, श्याम सिंह के। उसे पूछने लगते हैं कि श्याम सिंह, तुझे हुआ क्या है, तुम रोते क्यों हो? जब तुमने इतना गलत काम किया है उसके बाद भी तुम रोते हो। तो यहाँ पर श्याम सिंह अपनी पूरी कहानी बताता है, किस तरह से उसने शादी की थी और उसके बाद उसकी जो पत्नी है उसको पता नहीं बेटा हुआ है, बेटी हुई है, और वो कहाँ है, किस हालत में है, उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। घर वालों ने उसे निकाल दिया था और शायद लड़की के घर वालों ने भी उसे नहीं रखा होगा। अब यहाँ पर डिप्टी जेलर कहते हैं कि तुम्हें इस बात से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम आराम से यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में पता लगाता हूँ। दोस्तों डिप्टी जेलर फिर वहाँ से उस थाने में जाते हैं। थाने में जाकर पता लगाते हैं तो वहाँ पर थाने वाले लोग कहते हैं कि घर तो वो लड़की गई नहीं, लेकिन यहाँ पर जो नारी निकेतन है उसमें उस लड़की को भेज दिया गया था। दोस्तों नारी निकेतन में वो जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि उसको एक लड़की हुई थी, लड़की होने के बाद उसे नारी शरणालय लखनऊ में भेज दिया गया है। अब वो लखनऊ में है। उसके बाद ये लोग लखनऊ में जाते हैं, जो नारी शरणालय है। वहाँ पर जाने के बाद जब वहाँ पर मैडम से बातचीत करते हैं तो मैडम कहती है कि हाँ, एक है औरत हमारे पास ऐसी, दीपिका जिसका नाम है, लेकिन वो हर वक्त अपने पति के लिए रोती रहती है। वो यही कहती है कि मेरे पति को कोई छुड़ाने वाला नहीं है, मेरे पति को छुड़ा दीजिए, मेरा पति जेल के अंदर है। दोस्तों यहाँ पर जो डिप्टी जेलर साहब हैं उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं, और जब वो दीपिका से मिलते हैं तो दीपिका भी इनके सामने हाथ जोड़ती है, कहने लगती है कि साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चे के पिता को वापस मंगा दीजिए। दोस्तों यहाँ पर फिर इन दोनों की फ़ोन पर बातें कराई जाती हैं। पहली बार जब इतने दिनों में ये दोनों फ़ोन पर बातें करते हैं तो मानो इन्हें बहुत कुछ मिल चुका है। दोस्तों फिर यहाँ पर जो ये डिप्टी जेलर साहब हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, जल्द ही तुम्हारा पति रिहा हो जाएगा, उसके बाद तुम मुझसे मिल लेना। उसके बाद वो जेल के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही 3 नवंबर 2025 को इस लड़के की रिहाई होनी थी, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर कुछ आर्थिक दंड भी लगाया गया था। घर वालों ने तो इसे बेदखल कर दिया था। अब इसे आर्थिक दंड के पैसे देगा कौन? ये सब बातें सोच सोच कर वो लड़का रोने लग जाता है। तभी डिप्टी जेलर साहब कहते हैं कोई बात नहीं, इस सब का भी इंतजाम होगा। और फिर वो उस एनजीओ से बातचीत करते हैं जिस एनजीओ में ये कामकाज किया करते थे, और अब एनजीओ वाले लोग ही उस पैसे को यहाँ पर जमा कराते हैं, और फिर उसी डेट के अनुसार 3 नवंबर 2025 को ही इसकी रिहाई हो जाती है। रिहा तो ये हो जाता है, अब ये जाए तो कहाँ जाए? सबसे पहले ये अपनी पत्नी के पास पहुँचता है, उसी नारी शरणालय लखनऊ में। वहाँ से अपनी पत्नी और बच्चे को गले लगाता है और उन्हें लेकर फिर एक किराए का कमरा लेता है, और किराए के कमरे में जाकर वहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है। जो किराए का कमरा दिलाया था वो भी इस डिप्टी जेलर ने ही दिलाया था कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं, मैं तुम्हें 1-2 महीने का एडवांस दे देता हूँ। दोस्तों बहुत ही भले इंसान होते हैं ये डिप्टी जेलर साहब जितेंद्र प्रसाद। और फिर यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो श्याम कुमार है और दीपिका है अपनी बच्ची के साथ बड़े आराम से रहने लगते हैं। श्याम कुमार दोबारा से अपनी वही ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और आगे अपने जीवन को बढ़ाने लगता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट आता है उर्मिल जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी हमें कमेंट करते हैं, विपिन चौधरी जी कमेंट करते हैं, और नितिन दुबे का भी कमेंट आता है, और जो कमेंट आता है समाधान पाटिल जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। वास्तव जी भी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में राजू रस्तोगी जी कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी का कमेंट आता है, विमला गिरीश जी भी हमें कमेंट करते हैं, सूरज DEO का भी कमेंट आता है दोस्तों। और जो भी साथी हम
हमसे छूट गया है उनका नाम हम अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ लगातार कमेंट करते रहें, लगातार हमारा साथ इसी तरह से देते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।